Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. दोस्तों आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी से आपको थोड़ा आइडिया आएगा बिज़नेस में कैसे काम करना चाहिए और कैसे हम बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दो गांव थे दोस्तों, और दो गांव के बीच में, दो विलेजेस के बीच में थोड़े डिस्टेंस में बीच में से एक नदी जाती थी। ठीक है, अब नदी में पानी तो पूरा था, लेकिन गांव जो थे, जो विलेजेस थे, वहाँ पे पानी नहीं आता था। तो दोनों गांव से एक एक बंदे रेडी हुए जो गांव को हेल्प करना चाहते थे। ठीक है, साथ में ऑब्वियसली पैसे भी कमाना चाहते थे। तो एक गांव से रामू ने सोचा कि चलो मैं जाऊंगा और नदी से पानी भर के लाऊंगा और गांव में जाके सबको बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो रामू ने शुरुआत किया। वो चल के जाता था बहुत दूर तक, 2-3 किलोमीटर तक, और नदी से पानी भर के लाता था और गांव में सबको देता था और पैसे कमाता था और गांव वाले भी खुश। और दूसरी तरफ दूसरे गांव में बंदा रहता था और उसका नाम था शामू। ठीक है, तो रामू और शामू। तो शामू ने क्या किया, उसने सोचा कि ये तरीका थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, तो उसने नदी से एक टनल बनाना शुरू किया। ठीक है, तो वो टनल बनाने में उसको करीबन 6 महीने लग गए। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है रामू ने ऑन द स्पॉट पैसे कमाना शुरू कर दिया फ्रॉम डे 1, और दूसरी तरफ शामू वो एक टनल खोदता गया नदी से, और 6 महीने के बाद वो टनल का काम पूरा हो गया और फिर वो टनल से डायरेक्ट पानी उसके घर तक कनेक्ट हो गया और घर से वो फिर पानी डायरेक्ट निकाल के लोगों को बेचने लगा और पैसे कमाने लगा। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ कि रामू बीमार पड़ गया। ठीक है, अब जैसे रामू बीमार पड़ गया तो वो नदी से पानी लाना उसका बंद हो गया। तो उसकी जो इनकम थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई, उसकी इनकम वहीं पे स्टॉप हो गई। उसके पीछे जो लोग डिपेंडेंट थे उनको भी पानी मिलना बंद हो गया। जो एक पूरा सिस्टम था वो सिस्टम पूरा बेकार हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ शामू भी जो था वो भी बीमार पड़ गया। अब शामू ने क्या किया, अब शामू के पास तो पानी का डायरेक्ट सोर्स था, तो शामू ने एक बंदे को हायर किया और उसको कहा कि यहाँ से पानी बस टैप जो है वो चालू करो और वहाँ से पानी भर के लोगों को दो। तो शामू भले ही बीमार पड़ गया, लेकिन उसकी इनकम जो थी वो वहीं के वहीं रही, उसी हिसाब से रही, और उसमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आया। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? एक तरफ रामू ने इंस्टेंटली सोचा कि चलो ऑन द स्पॉट पैसे कमाएंगे, जो उसने बेसिक सोचा उस हिसाब से अपना बिजनेस खड़ा किया, और वो बिज़नेस में वो अकेला ही डिपेंडेंट था। ठीक है, उसके पीछे कोई सिस्टम नहीं था, कोई भी बैकअप नहीं था। दूसरी तरफ शामू ने एक प्रोसेस पूरा क्रिएट किया जहाँ से उसका बिज़नेस जो है कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। जब तक नदी में पानी है तब तक उसके घर पे पानी आता रहेगा और उसका बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा। तो उसके एम्प्लॉयज़ के थ्रू वो काम उसका चलता रहा। फिर उसने नियरेस्ट में जितने भी गांव थे, विलेजेस थे, सब में उसने वो टनल बनवाए और उसका बिज़नेस जो है वो बढ़ने लगा। दूसरी तरफ रामू पानी भरता रहा और पानी बेचता रहा। जब भी वो बीमार पड़ता था, कहीं पर भी उसको जाना होता था, तो उसका इनकम जो था वो वहीं पे स्टॉप हो जाता था। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी आप बिज़नेस स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस में आने की सोच रहे हैं, आपको एक प्रोसेस के बारे में सोचना होगा कि आप अगर अकेले काम कर रहे हैं, आपके ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है, तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। आपने सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत ही फेमस ये एक थियरी है। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड आपने सुना होगा, पुअर डैड रिच डैड, वैसे बुक आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, अब उसके अंदर, और दूसरी भी एक बुक थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, उसके अंदर हमने देखा है कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ ही रह जाएंगे, जो स्मॉल एंटरप्राइज में काम करते हैं या जिनका स्मॉल बिजनेस सेटअप होता है वो स्मॉल बिजनेस सेटअप में ही रह जाते हैं। जो बिज़नेस करते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्यों इतना सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है उसमें 4 अलग सेगमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़, फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज़ या स्मॉल बिजनेसेस, फिर बड़े बिजनेस जो होते हैं बिग बिजनेसेस, और इन्वेस्टर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़, हमें पता है कि अगर हम जॉब करना चाहते हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी जो इनकम है वो बहुत ही लिमिटेड होगी और हम मिलियनर या बिलियनर शायद नहीं बन पाएंगे अगर हम जॉब कर रहे हैं। तो सबको पता है, हम जानते ही हैं, इट्स अ फैक्ट। और 90% लोग, 90 to 95% लोग जो भी हैं इंडिया में, वो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छी जॉब करें। ठीक है,
बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, ठीक है। तो वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। जो जॉब करना चाहते हैं, यस रिकरिंग इनकम है, लेकिन वहाँ पे आप पैसे वाले नहीं बन सकते। आउट ऑफ आई कैन से 1000 लोग में से एक बंदा ऐसा होगा जो बहुत पैसे वाला होगा अगर वो जॉब कर रहा है तो, ठीक है। 1 आउट ऑफ 1000%। बाकी जो भी है वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में ही जिएंगे। स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस, यस वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर वो बिज़नेस में आज है, कल अगर बीमार पड़ते हैं, कहीं जाना होता है तो बिज़नेस वहीं के वहीं बंद हो जाता है। बिग बिज़नेस में क्या होता है कि अगर आप कहीं पर भी जाएँ, आपका बिज़नेस का जो फ्लो है, आपका बिज़नेस का स्ट्रक्चर है, प्रोसेस फ्लो है, वो वहीं के वहीं रहता है और उससे बिज़नेस आपका चलता रहता है, ठीक है, और आप ग्रो करते रहते हो। और लास्ट वन जो है वो इन्वेस्टर्स। आप जो भी पैसा अर्न करते हो बड़े बिज़नेस में, आप उसको इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आप पैसे जहाँ पर भी लगाते हो पैसे वहाँ से डबल होने लगते हैं, ठीक है। तो बिग बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स, ये दो कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमेशा आपको दिखेंगे। जो बड़े बड़े और बिलियनर्स या मिलियनर्स हमको दिखने में मिलते हैं, वो सारे बिग बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि वो सारे काम अपने खुद नहीं करते हैं, वो काम करवाते हैं, ठीक है। अब यही अगर हम अपने बिजनेस मॉडल के साथ रिलेट करें, ई कॉमर्स के बिजनेस के साथ, तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कहाँ पे आते हैं। एम्प्लॉय, ऑब्वियसली आप एम्प्लॉय सेगमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो आप कौन से लेवल पे करना चाह रहे हैं? स्मॉल स्केल। अगर आप स्मॉल स्केल में करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंडेड है। अगर आप कहीं पर भी गए तो बिजनेस हो जाएगा बंद, ठीक है। अगर आपको लार्ज स्केल में करना है तो उसके लिए आपको चाहिए फंडिंग। अगर फंडिंग नहीं है तो क्या करोगे? तो फिर आपको चाहिए एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल फंडिंग, क्राउड सोर्सिंग, ठीक है, एंजल फंडिंग, और लोग जो आपको सपोर्ट कर पाए, ठीक है। आप वो लोग कहाँ से लाओगे? आप रास्ते में खड़े रह के चिल्ला तो नहीं पाओगे कि मुझे लोग चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, गैदरिंग जो होता है, वहाँ पे आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़े। बहुत सारे मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज होते हैं, वहाँ से भी आप जो है अपने लिए एक सोर्स खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीका है एक बड़ा बिजनेस प्लान खड़ा करने का। प्लस इन्वेस्टर्स, अगर आपके पास पैसे रिकरिंग आ रहे हैं तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में, ठीक है। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे कि अगर हम फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, ये जो स्टार्टअप कंपनीज़ है, वो भी इनिशियली कोई $1 बिलियन से शुरुआत नहीं की थी। सब छोटे छोटे रूम से, डोम रूम से या फिर गैराज से शुरू हुई थी। तो आज ये बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई है, सबको फंडिंग मिली, ठीक है। प्रोसेस उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने अपने लोग हायर किए और उन लोगों ने काम किया, तब कंपनी आगे बढ़ी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ही सारा काम कर लूँगा और मैं बिलियनर बन जाऊँगा, प्लीज़ आप बुरा मत लगाइए, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे आपके लिए काम करने वाले, आपके साथ काम करने वाले, तब तक ये सपना जो है आपका वो सपना ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं खुद बिलियनर हूँ या मिलियनर हूँ, मेरे पास भी लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, लेकिन उससे मेरा काम चलता है, ठीक है। अगर आप नए हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, पैसा है तो यस एम्प्लॉयज़ रखिएगा, हो सके उतना, ताकि आप जो है दूसरे काम में फोकस कर पाए, दूसरे काम को ग्रो कर पाए। सब कुछ अकेले करने जाएंगे तो सब कुछ करते रह जाएंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह यही रहेगी कि आप जो भी है बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स, वहाँ पे फोकस करिए अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए या फिर आपको बहुत पैसे कमाने हैं। तो हम आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये सुनने में आई है, बहुत ही मतलब हंसी आने वाली बात है और थोड़ा दुख भी होता है सुन के। चाइना में एक मॉल में एक ब्रेसलेट, एक लड़की एक ब्रेसलेट पहनने गई और वो ब्रेसलेट टूट गया। अब वो ब्रेसलेट के ऊपर एक टैग था, वो टैग में लिखा था इफ़ द टैग इज़ ब्रोकन कंसिडर इट टू बी सोल्ड। अब जब वो टैग टूटा, ब्रेसलेट टूटा, ठीक है, तब वो लड़की ने देखा कि इसकी प्राइस जो है वो $44,000 मतलब 28 लाख के आसपास की है। और जैसे ही उसने वो सुना वैसे ही उसको ऑलमोस्ट सा एक अटैक आ गया। वो लड़की वहीं पे गिर गई, उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसको होश आया और फिर वो होश आने के बाद भी उससे अप्रॉक्सीमेटली 77,000 रुपीज़ के आसपास पैसे कलेक्ट किए गए उससे। मतलब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो उस हिसाब से 77,000 रुपीज़ उनसे फिर भी कलेक्ट किए गए,
लेकिन लोगों का कहना है कि वो ब्रेसलेट जो था उसकी कीमत तो उससे काफ़ी कम थी, तो ओवरऑल जो है कंपनी को तो वैसे ही फ़ायदा हो गया। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है बहुत बकवास कर लिया मैंने ऑलरेडी। तो दैट्स अबाउट इट, आज के वीडियो में इतना ही, और कल के व्लॉग में कुछ और लेके आऊँगा। आज कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं हुए। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे जो भी आ रहे हैं कमेंट्स, वो वहीं पे रिप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स सी गाइस कैसा जाता है। आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, अब कल मिलते हैं और कल बात करते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर। सो आई एम सॉरी इफ़ द व्लॉग वाज नॉट दैट गुड, और कोई कमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ नीचे फीडबैक बॉक्स में लिखिएगा। I'll be more than happy to help you and obviously revert back to you. Thank you guys. Good night. Bye bye.